नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। अवैध घुसपैठ पर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम योगी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। घुसपैठियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर पर रखे गए घुसपैठियों को भेजा जाएगा उनके देश। तो अवैध घुसपैठ पर योगी सरकार की सख्त निगाहें हैं। सीएम योगी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को चिन्हित करके कार्रवाई किया जाए। डिटेंशन सेंटर से अब उन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जाए और फिर सेंटर पर रखे गए घुसपैठियों को उनके देश भेजा जाएगा। सीएम योगी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं अवैध घुसपैठियों को लेकर कि घुसपैठियों को चिन्हित करके कार्रवाई किया जाए। अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर और सेंटर पर रखे गए घुसपैठियों को उनके देश भेजा जाएगा। अवैध घुसपैठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। चूंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में घुसपैठिए को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर पर रखा जाए और उसके बाद फिर उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। निकिता, अवैध घुसपैठियों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि उत्तर प्रदेश में देखिए एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में घुसपैठियों पर सख्त नजर इस वक्त सीएम योगी की। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध जो घुसपैठ है उस पर त्वरित और साथ ही सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। साथ ही उन्होंने ये भी ऑर्डर दिए हैं कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और इन सेंटर्स में विदेशी नागरिकता के अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और साथ ही साथ आवश्यक सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने तक वही आवास सुनिश्चित किया जाए। तो ये तमाम ऑर्डर्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जो अभी एक्टिविटीज हुई हैं उसके मद्देनजर ये बड़ा कदम कह सकते हैं। उनके ऑर्डर्स हुए हैं कि अवैध घुसपैठ पर अब सख्त कार्रवाई होगी। डिटेंशन सेंटर में सभी घुसपैठियों को भेजा जाएगा वापस। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सोचे अपूर्वा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ सबसे अहम बात ये भी है कि मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके के कदम उठा रहे हैं जिसमें देश की, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर तरक्की हो और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं एक तरीके से इंस्पिरेशन तमाम उन राज्यों के लिए भी बनता जा रहा है और यहाँ के देशवासियों की, यहाँ के नागरिकों की जो सुरक्षा है, 25 करोड़ की जनता है, उसका खासा ध्यान रखते हुए ये अहम कदम उठाया गया है ताकि उनकी सुरक्षा सबसे प्रायोरिटाइज ऑप्शन रहे। इस वजह से मुख्यमंत्री ने तमाम दिशा निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। बिल्कुल निकिता, चूंकि देखिए अगर हम सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसा कि आपने जिक्र किया अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एसआईआर की प्रक्रिया भी इस वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। निकिता, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कितनी संख्या घुसपैठियों की यहाँ पर बताई जा रही है? क्या कोई जो अमूमन हम देख रहे हैं लगातार की तस्वीरें बड़ी संख्या में यहाँ घुसपैठियों की नजर आ रही है, तो कोई अंदाजन कोई यहाँ पर आंकड़ा सामने आ पाया है या इन्हें किस तरह से इनके देश में वापस भेजा जाएगा, इसको लेकर किस तरह का कोऑर्डिनेशन दूसरे देश से किया जा रहा है? देखिए अभी अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ऐसा कोई आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऑर्डर्स की बात करें कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, ये एक अहम डिसीजन भी होगा और ये जो सेंटर्स हैं उसमें जो विदेशी नागरिकता है, सिटीजनशिप है, उसकी अवैध व्यक्तियों को यहाँ उस नागरिकता जो नागरिकता है उसके अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और
जरूरी सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने तक वही आवाज सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी आईडीज है, वो पूरी तरीके से चेक होंगी और उसके बाद ही उनको वापस भेजा जाएगा, ठीक। ताकि कोई ना किसी भी तरीके की जो अराजकता है वो फिलहाल ना फैले। इसको देखते हुए ये सभी डिसीजन ऑर्डर्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का रिहर्सल हुआ है। पीएम मोदी 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे, जहां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी चल रही है। और उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अयोध्या दौरा भी हुआ है। 25 नवंबर के कार्यक्रम की तैयारियों का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो पीएम मोदी 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ये तैयारी चल रही है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अयोध्या दौरा भी हुआ है, जहां उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है और दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। ये बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अयोध्या दौरा, जहां उन्होंने पहुंच के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। तो पीएम मोदी 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। 25 नवंबर को ध्वजारोहण का ये समारोह होगा अयोध्या के राम मंदिर पे, और शिखर पर ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम, जिसकी रिहर्सल भी की गई है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, जो कि आज दिनेश प्रताप सिंह भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए होंगे। अंतिम चरण पर इस वक्त तैयारियां हैं। देखिए, जिस तरह से कई जब किसी घर में कोई आयोजन होता है तो उस घर को खूब सजाया जाता है, खूब तरह से तैयारियां की जाती हैं। बिल्कुल हूबहू तस्वीर इस वक्त रामनगर अयोध्या में है। यहाँ की बात बताएं तो अयोध्या की गली, मठ, मंदिर, कूचे सब बहुत ही उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि 25 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर की पूर्णता का संकेत देता हुआ ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम बेहद विशेष है। और उसी के साथ साथ जब देश के प्रमुख शीर्ष नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये सभी लोग जब आ रहे हैं, साथ साथ तमाम सारी फिल्मी हस्तियां भी आने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में अयोध्या सब संवर के पूरी तरह से बिल्कुल यूं लग रहा है कि अगर त्रेता में जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब राम नगरी आए होंगे तो किस तरह से सजकर संवरकर अयोध्या तैयारी होगी। जी बिल्कुल अनिल, चूंकि देखिए लगातार तैयारियां भी चल रही हैं और हमने देखा है कि किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो रिहर्सल है वो भी यहां पर हो रहा है। चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी का यहां पर आना, एक बार फिर से अयोध्या में इस कार्यक्रम के साक्षी बनना, वहां की जनता, और फिर ये बताना कि जब यहां पर ये ध्वजारोहण हो गया, इसका मतलब ये मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बिल्कुल, जिस तरह से मंदिर का जो शिखर है उस पर जो ध्वजदंड लगाया गया है 205 फीट ऊपर है, तो ऐसे में सुरक्षा की भी बहुत जरूरत होती है कि इतने ऊपर जब ध्वजा फहरानी है तो सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होनी चाहिए, जिसके लिए सेना की सहायता ली जा रही है, रक्षा मंत्रालय की सहायता ली जा रही है कि वो वक्त जो निर्धारित किया गया है 12 बजे से 12 बजे के 30 मिनट का, कि उस बीच ध्वजारोहण होना है मंदिर शिखर पर, तो उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां, तमाम तरह के रिहर्सल किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वो व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी और व्यवस्था के हिसाब से और खूबसूरती के लिहाज से भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था रामनगरी अयोध्या में हो रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अनिल उस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और खबर अब वाराणसी से है, जहां दाल मंडी चौड़ीकरण में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई हुई है। चौथे फ्लोर पर पीडब्ल्यूडी का हथौड़ा चला है। 28 दुकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी गई है। भारी संख्या में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स मौजूद रहा। तो चौथे फ्लोर पर पीडब्ल्यूडी का हथौड़ा चला है। वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण का जो ये काम चल रहा है, कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई है। आपको बता दें, भारी संख्या में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स
यहां पर मौजूद हैं। चौथे फ्लोर पर पीडब्ल्यूडी का हथौड़ा चला है। 28 दुकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जमील अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। जमील, क्या अपडेट मिल रही है इस ध्वस्तीकरण को लेकर और किस तरह का अब विरोध नजर आ रहा है दाल मंडी में? देखिए, बिल्कुल पीडब्ल्यूडी की टीम जब पहुंची वहां पर लगभग 2 बजे के आसपास, तो पहले तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से इंतजाम किया गया था और बाकायदा ड्रोन कैमरे की निगरानी से चौक थाने की ओर से दालमंडी में एंट्री किए पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी के जवान, उत्तर प्रदेश की पुलिस के जवान और खुद एसीपी अतुल अंजान कमान संभाल रहे थे और उनके साथ एडीएम सिटी आलोक वर्मा भी मौजूद थे। वो तमाम लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद पहले दोनों तरफ से बैरिकेड किया गया और उसके बाद जो भी ग्राहक थे, यानी कि दालमंडी बहुत बड़ा बाजार है और शादी विवाह का भी समय चल रहा है, तो इस वजह से तमाम जो खरीदार है वो दालमंडी पहुंचे थे। तो वो उन्होंने पहले अनाउंस किया कि आप तमाम लोग इस रास्ते से हटकर आप आगे चले जाइए, वहां से अपनी खरीदारी कीजिए। तो लोगों ने हटना शुरू किया और उसके बाद दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया और उसके बाद जो 4 मंजिला इमारत था, शाइस्ता खान का वो इमारत है और जिन्होंने रजिस्ट्री की थी और उनका मुआवजा उनको मिल चुका था। इस वजह से पीडब्ल्यूडी की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद नापी करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। हालांकि अतुल अंजान से हमारी जो बातचीत थी, उन्होंने कहा कि अब हो सकता है कि कल भी इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो। और व्यापारियों की रही बात, व्यापारियों में कोई विरोध नहीं देखने को मिला क्योंकि कल इमरान जो बबलू है व्यापारी नेता, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 151 उनका चालान हुआ था। इस वजह से आज तमाम व्यापारी शांतिपूर्वक बैठे थे और पूरी कार्रवाई को देख रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जमील इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और खबर अब मिल रही है सुल्तानपुर से, जहां जासूसी मामले में 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। सुल्तानपुर के 2 युवक कर्नाटक में गिरफ्तार हुए हैं। दोनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। कोचीन शिपयार्ड से जानकारी पाकिस्तान भेजने का इन पर आरोप है और कोर्ट ने 3 दिसंबर तक इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। सुल्तानपुर के 2 युवक कर्नाटक में गिरफ्तार हुए हैं। दोनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये जानकारी मिल रही है कोचिन शिपयार्ड से जानकारी पाकिस्तान भेजने का इन पर आरोप है। कोर्ट ने 3 दिसंबर तक इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी, सुल्तानपुर के 2 युवक कर्नाटक में गिरफ्तार हुए हैं। दोनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। कोचिन शिपयार्ड से जानकारी पाकिस्तान भेजने का इन पर आरोप है। कोर्ट ने 3 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने सुल्तानपुर से, जहां जासूसी के शक में 2 युवक कर्नाटक से गिरफ्तार हुए हैं। दोनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। कोर्ट ने 3 दिसंबर तक के लिए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने, जहां दोनों पाकिस्तान के लिए युवक जासूसी कर रहे थे और कोचिन शिपयार्ड से जानकारी पाकिस्तान भेजने का इन पर आरोप है। कोर्ट ने 3 दिसंबर तक इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। सुल्तानपुर के 2 युवक कर्नाटक में गिरफ्तार हुए हैं। दोनों पाकिस्तान के लिए कर रहे थे जासूसी। कोचिन शिपयार्ड से जानकारी पाकिस्तान भेजने का इन पर आरोप है और कोर्ट ने 3 दिसंबर तक के लिए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है इन दोनों युवकों को लेकर? किस तरह से और कब से ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे? जी, ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए सुल्तानपुर के 2 युवक, जिन पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और जो जहाज निर्माण है, जो पोस्ट संख्या है, जो समुद्री सुरक्षा है, उससे संबंधित जो विवरण है वो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान को जो है वो भेज रहे थे। और इन्हीं आरोपों के चलते पुलिस के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि जो
ये आरोप लगा है, ये जानकारी जैसे ही पुलिस के एक अधिकारी को मिली, उसने जो है क्या कहते हैं तत्काल इस पर कार्रवाई की और उडुपी पुलिस यानी जो कर्नाटक की पुलिस है, इन दोनों युवकों को सुल्तानपुर से उसने यहाँ पर गिरफ्तार किया है और पिछले रविवार को ये गिरफ्तारी सुल्तानपुर से हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को इनको जो है कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने इन्हें 3 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बहुत बड़ा मामला है जिसमें ये पिछले कई महीनों से इन पर जो है क्या कहते हैं इस तरह की जो सूचनाएं हैं जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए ये भेज रहे थे, ये जानकारी जैसे ही जो है क्या कहते हैं पुलिस के एक बड़े अधिकारी को लगी। आपको बता दें कि मालपे स्थित जो एक कोचिंग ये शिपयार्ड है, वहां के बड़े अधिकारी को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिसके आधार पर ये आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर बरेली से है, जहां तौकीर रजा के करीबी पर फिर कार्रवाई की गई है। बीडीए ने 2 शोरूम और 16 दुकानें ढाई हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। दुकानों और शोरूम का जो नक्शा है वो बिना पास के यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था। बरेली बवाल का मुख्य आरोपी तौकीर रजा फिलहाल जेल में बंद है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तौकीर रजा के करीबी पर फिर कार्रवाई हुई है। बीडीए ने 2 शोरूम और 16 दुकानें ढाई हैं। दुकान और शोरूम का बिना नक्शा पास किए यहां पर इनका संचालन हो रहा था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बरेली से ये खबर है, जहां तौकीर रजा के करीबी पर फिर कार्रवाई हुई है। बीडीए ने 2 शोरूम और 16 दुकानें ढाई हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल यहां पर तैनात भी रहा और ये दुकानें और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आलोक, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, 26 सितंबर से जब से मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में का माहौल खराब किया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन और बीडीए लगातार बड़ी कार्रवाई करने के मूड में थी। उसके बाद पहले भी जो डॉक्टर नफीस है उसके बैंकेट हॉल को तोड़ा गया था। उसके बाद आज जो सील किए गए थे बैंकेट हॉल है, दुकान है और एक शोरूम है, उसको आज बीडीए की टीम ने तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारी पुलिस बल तैनात था और जो बीडीए है उसने 26 ऐसे अवैध निर्माणों की लिस्ट बनाई थी, जिनमें अब 4 निर्माण टूट चुके हैं। 22 ऐसे निर्माण अभी और हैं जिनके ऊपर बीडीए की बड़ी कार्रवाई होनी है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली बड़ी जानकारी नोएडा से है, जहां एफबी पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर साइबर ठगी की गई है। 2 करोड़ 90 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 महीने में कुल 17 बार रकम ट्रांसफर कराई गई है। पीड़ित नितिन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायत दर्ज कर साइबर क्राइम पुलिस जांच में जुट गई है। तो 4 महीनों में करीब 17 बार रकम ट्रांसफर की गई है। शिकायत दर्ज करके साइबर क्राइम की टीम इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खबर नोएडा से है, जहां एफबी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 करोड़ 90 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है। तो शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 महीने में कुल 17 बार रकम ट्रांसफर कराई गई है। फिलहाल साइबर क्राइम और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।